पाकिस्तान अपनी औकात से ऊपर उछल रहा है, बेसिकली डेस्परेट हो रहा है क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हुई है। तो उसका डिफेंस मिनिस्टर कहता है मैं वॉर करने वाला हूं भारत पे। और दूसरी तरफ यूएस ईरान जो वॉर हुई थी वो खत्म हुई है, सीज हुई है या फिर फायर हो रही है, वो चल रहा है। बट उन दोनों पे जाने से पहले थोड़ा मजा तो वेस्ट बंगाल का लेना चाहिए, जहां पे अब महुआ मोइत्रा अपनी जॉब एप्लीकेशन डाल रही है बीजेपी के अंदर। कह रही है मेरा एक बड़ा इमोशनल कनेक्शन है शुवेंदु के साथ, मुख्यमंत्री जो बन चुके हैं वेस्ट बंगाल के नए, और जम जम के तारीफ कर रही हैं। इसको कहते हैं प्लीज मुझे ले लो, मेरी जॉब एप्लीकेशन है, मेरा आपसे बहुत पुराना रिश्ता है और मैं आपको बहुत अच्छा समझती हूं। पर क्या होने जा रहा है ये सब डिस्कस करने के लिए वेस्ट बंगाल से स्टार्ट करते हुए पाकिस्तान और यूएस पे जाने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आज फिर शौमिक मोइत्रा जी। थैंक यू सर फॉर टेकिंग योर टाइम एंड ज्वाइनिंग। नमस्ते। ये महुआ मोइत्रा का जो एप्लीकेशन जी की ज्वाइनिंग पे, जॉब एप्लीकेशन पे, हाँ, महुआ मोइत्रा का जो क्या कहें, ये जो दास्तान चल रहा है अभी, उसमें हमें दो तीन चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा। नंबर वन, वो पार्लियामेंट्री पार्टी में है, तथाकथित पार्लियामेंट्री पार्टी, जो अब टीएमसी से 20 सांसद निकल के एनसीपीआई बोल के एक पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो एनसीपीआई ऑफिशियली इट इज बीन एक्सेप्टेड ऑल्सो। तो महुआ मोइत्रा को अगर अपने आप को रिहैबिलिटेट करना है, भाजपा में वो डायरेक्टली प्रवेश नहीं कर सकती, तो उनको वो एनसीपीआई में जाना पड़ेगा, लेकिन वो भाजपा के परमिशन के बिना नहीं होगा। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा रोड़ा और है जो लोग नहीं देख रहे हैं, वो ये है कि एनसीपीआई का नेतृत्व कर रही हैं काकोली घोष दस्तीदार, ठीक है, जो पेशे से डॉक्टर हैं और पुरानी कांग्रेसी हैं, बाद में टीएमसी की बनी। काकोली घोष दस्तीदार और उनकी नंबर 2 है शताब्दी रॉय, जो एक जमाने में एक फिल्म आर्टिस्ट होती थी, और उनका ग्रासरूट्स जो कनेक्ट है वो काफी अच्छा है इन दोनों लीडर्स का, ये मानना पड़ेगा। ये केवल ममता पे डिपेंडेंट वो सांसद कुछ है ना, ममता के नाम पे वोट ले लिया सांसद बन गए, वो वैसे नहीं है। जैसे ये क्या है इसका नाम, जो ये गुजरात से है, जो क्रिकेटर था, यूसुफ पठान, इरफान पठान का भाई, यूसुफ पठान। हाँ, उसका खुद का तो कुछ ग्रासरूट ऑब्वियसली नहीं है। एक बड़ौदा का व्यक्ति, वो मुर्शिदाबाद में उसका क्या है, बहरमपुर में उसका क्या है, जीरो है। लेकिन शताब्दी रॉय और काकोली घोष दस्तीदार वो ग्रासरूट लीडर है, और उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है कि ये कल तक तो कुछ और कहती थी, आज कुछ और कह रही है, एंड दे डोंट वांट अनदर पावरफुल वॉइस विद इन देयर फोल्ड। महुआ मोइत्रा से ये लोगों को परेशानी है। वो टीएमसी के अंदर भी जब थी तब भी परेशानी थी, और अब भी, अब तो और ज्यादा है। ये उनका अपना नया किया हुआ एक पैराशूट है जो उनको मिल गया, उसमें वो क्यों घुसने देंगे? तो उसमें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है उनको, इसलिए वो होना थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है। महुआ मोइत्रा के सामने चॉइसेस क्या हैं? या तो वो इस्तीफा दे दें और कांग्रेस वापस ज्वाइन कर लें, राहुल गांधी और इसके साथ प्रियंका गांधी के साथ इसके रिश्ते अच्छे हैं, वहां पे जा सकती हैं, लेकिन फिर उसको पद छोड़ना पड़ेगा और सारी सुख सुविधाएं सब जो है लुटियंस में बंगलो वगैरह सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। या फिर वो ममता के साथ चिपकी रहे, जिसमें अभी कोई फायदा किसी को नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ना ही ममता का पॉलिटिकल अस्त हो चुका है, वो अब कानून के शिकंजे में कसती जा रही है, वो और उसका भाईपो। तो उनके साथ रह के महुआ को कोई लॉन्ग टर्म फायदा नजर नहीं आ रहा होगा। सीपीएम में वो जा नहीं सकती, सीपीएम में जाके वैसे भी कोई फायदा नहीं है। तो तीसरा जो विकल्प था कि जो पश्चिम बंगाल का विधायक पार्टी है, जिसको नया टीएमसी कहा जा रहा है, उन्होंने अभी ममता और अभिषेक को पार्टी से निकाल दिया, ये लेटेस्ट है, वहां पे जा सकती हैं। पर वहां पे किस बेसिस पे जाएं? वो अकेली तो जा नहीं सकती, वो पूरे 8 जो एमपीज हैं उनको पहले इस विधायक दल को अपने पाले में करना पड़ेगा, तब जाके वो हो सकता है। तो ये विकल्प है उसके सामने। तो इसीलिए उनको लगा कि इन सब चीजों का, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जो खंडन हुआ, ये विघटन हुआ टीएमसी का, वो भी शुभेंदु साहब ने करवाया, जो काफी हद तक शायद सही है। तो शुभेंदु अधिकारी जी जो हैं, वही इस वक्त सारी चाबियां उनके पास है। तो अभी करीमपुर में जब ये लड़ी थी, सांसद बनी थी, तब शुभेंदु अधिकारी तब तक वो टीएमसी में ही थे, उन्होंने बड़ी सहायता करी थी उसकी।
ये याद रखना पड़ेगा कि शुभेंदु अधिकारी दक्षिण बंगाल में अपने ही बलबूते पे, उनके फैमिली के बलबूते पे ग्रास रूट्स लीडर हैं। वो कभी भी ममता पे डिपेंडेंट नहीं थे, वो खुद के बल पे ही जीतते थे, और जिन लीडर्स को वो सपोर्ट करते थे वो उनके सपोर्ट से जीतते थे। और दो बारी ममता को हराया है, 2 बारी ममता को हराया है। ममता की वेव में भी जब टीएमसी जीती थी तब भी 21 में वहां पे अपने घर में तो हराया ही था ममता को, इन अ वेव ऑल्सो, और अब तो ममता के घर जाके हराया। तो ऐसा है कि महुआ मोइत्रा जो है वो जब कांग्रेस छोड़ के टीएमसी में आई थी तब भी शुभेंदु अधिकारी का भी उसमें थोड़ा बहुत हाथ था, क्योंकि वो कांग्रेस से कई लोगों को खींच के ले आए थे इस तरफ। ठीक है, शुभेंदु अधिकारी बहुत पुराने कांग्रेसी हैं, और उनकी पूरी फैमिली बहुत पुरानी कांग्रेसवादी एक फैमिली है। लेकिन कांग्रेस में भी 2 धाराएं हैं ना, एक तो वो इंदिरावादी थे, और दूसरी धारा वो है जो हमारे पश्चिम बंगाल में जो है अधिकतर वो पाए जाते थे। ये लोग चित्तरंजन दास के फॉलोअर्स थे, सुभाष बोस के फॉलोअर्स थे, उसके बाद आगे चल के विधान चंद्र जो पहले मुख्यमंत्री थे, विधान चंद्र रॉय, उनके फॉलोअर्स थे। तो वो कभी भी ये इंदिरा गांधी वाले उस पाले में बहुत घनिष्ठ नहीं रहे हैं, यद्यपि इनके पिता उनके कैबिनेट मंत्री भी रहे इंदिरा गांधी के, फिर भी वो बहुत घनिष्ठ नहीं थे। इनका अपना ही अलग से एक पहचान था। तो महुआ मोइत्रा को टीएमसी में शुभेंदु अधिकारी लेके आए, ममता बनर्जी से परिचय करवाया। तो ये एक तरह से वो जो कह रही है वो झूठ भी नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी के साथ उनका एक संबंध तो है, अच्छा रिश्ता है। चुनाव से पहले कहती वो, नहीं शामिक, आई वांट टू आस्क यू, चुनाव से पहले वो कहती, देखो भारतीय पॉलिटिक्स में सबका सबसे अच्छा रिश्ता हो सकता है, बट इस चुनाव के रिजल्ट से पहले क्या वो कह रही थी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी से मेरा बड़ा अच्छा रिश्ता है? कभी कैसी स्टेटमेंट आई? एकदम से क्यों आ गई? दोगलापन है, हिपोक्रेसी है। तो यही हिपोक्रेसी के लिए तो पॉलिटिशियंस जाने जाते हैं। तो ये एकदम खेली खाई पॉलिटिशियन है। मैं इसमें आपसे 2 शॉर्ट सवाल लेना चाहता हूं, क्योंकि बड़ा फैसिनेटिंग डेवलपमेंट है, क्योंकि महुआ मोइत्रा जमीन पे किस तरह की नेता है नहीं है, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा कट्टर बीजेपी विरोध के लिए जानी जाती हैं। आज बीजेपी के मुख्यमंत्री की तारीफ कर रही है, रियलिटी यही है, बीजेपी के मुख्यमंत्री की तारीफ कर रही है, रीजन जो भी रहे हो। आपने एक इंटरेस्टिंग बात बोली कि जो अब 20 एमपीज का ग्रुप आया है वो कहेगा कि पहले क्या बोला। पहले तो देखिए यार, फ्रैंक बात है मेरे भाई, कि अगर मैं बोलूं कि इन 20 ने भी क्या क्या बोला हुआ है तो वो तो नहीं है, पर जब सेकंड बात बोल रहे हो वो बहुत दम है कि व्हाई वुड दे वांट अ राइवल इन एनी वे शेप और फॉर्म, वो नहीं। बट आपने एक और बात बोली जिस पे मेरा ध्यान नहीं गया था, थोड़ा उसके अगर आप उस पे शॉर्ट कमेंट करें, बिकॉज आई वांट टू मूव ऑन टू पाकिस्तान, कि कांग्रेस वापस जा सकती है। क्योंकि एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो आपने एग्जांपल दिया यूसुफ पठान का, वो क्यों जीता और उसने किसको हराया? कांग्रेस के बड़े भारी सेकुलर चेहरे को हराया, बिकॉज ही वॉज यूसुफ पठान, और वहां पे मिनॉरिटी वोट एन मास शिफ्ट हो गया, क्योंकि उस चुनाव में मिनॉरिटी ने डिसाइड कर लिया था, मैं टीएमसी को, वैसे वो मिनॉरिटी वर्ड भी गलत है, सेकंड डोमिनेंट मेजॉरिटी ने डिसाइड कर लिया था कि हमने जाना है टीएमसी के साथ। तो वो क्या जो सेकंड डोमिनेंट वोट है वो भी शिफ्ट हो रहा है। और महुआ मोइत्रा क्या कांग्रेस जाएगी? क्योंकि बचेगा अब इसके अंदर सीपीएम, कांग्रेस और बीजेपी। तो व्हाट इज दैट फैसिनेटिंग पॉलिटिक्स? डू यू थिंक दैट पॉलिटिक्स कैन डेवलप? उसका कोई स्कोप है? कांग्रेस जो सपने ले रही है अपने रिवाइवल का, उसका कोई स्कोप देख रहे हैं? वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन इन द साउथ, देखिए केरला में वो लोग जीत गए, कर्नाटका में अभी भी उनका राजत्व चल रहा है। वो अभी भी गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा और तेलंगाना में भी उनका शासन है। नंबर 1 या नंबर 2 स्थान पे ये लोग हैं। और इस वक्त भाजपा जो है वो तमिलनाडु से खत्म है। लेट्स फेस फैक्ट्स, वो तमिलनाडु में खत्म है। वहां पे अभी टीवी के एआईएडीएमके के लोग उस तरफ जा रहे हैं या फिर कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, ऐसे स्प्लिट हो रहा है। तो कांग्रेस के पास अभी भी विकल्प हैं, उनके पास अभी भी अस्त्र हैं। महुआ मोइत्रा को अगर रिहैबिलिटेट करना है, ये हो सकता है कि वो अपना सांसदीय पद से त्याग कर दें और उनके बहुत अच्छे मित्र शशि थरूर साहब थोड़ा सा सिफारिश करें केरला कांग्रेस में, वहां से उनको राज्यसभा का एक सीट मिल जाए। वो एक बहुत ही विशिष्ट प्रतिनिधि होगी, सोशल मीडिया पे छाई रहती है जैसा आपने कहा, तो वो एक हो सकता है। और दूसरा, महुआ मोइत्रा का एक
एक छोटा सा बेस है जो कलकत्ते के पार्क सर्कस जो अंचल है ना और उसकी इर्द गिर्द, तो नॉर्थ कैलकाटा की तरफ मुस्लिम्स काफी हैं, वहां पे जो हैं ये यद्यपि वहां पे बीजेपी का भी प्राधान्य है लेकिन उनका एक अट्रैक्शन है। नंबर 2, ये जो करीमपुर जहां से आती, जहां से इन्होंने सांसदीय क्षेत्र जीता, फिर नदिया जिले में वहां पे भी इनका थोड़ा बहुत ग्रास रूट्स इफेक्ट है मुसलमानों में। तो कांग्रेस तो एक मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव पार्टी बन के उभर रही है अभी, तो उस हिसाब से उनको राज्यसभा का एमपी पद देना और अपने दल में शामिल करना कांग्रेस के लिए अट्रैक्टिव हो सकता है। और मेरा अनुमान यह है कि घूम फिर के वो शायद कांग्रेस ही वापस जाए, क्योंकि इस तरफ उनके लिए कोई आदर नहीं है। यहाँ पे जो लोकल पार्टी के लोग हैं वो तो बहुत शुभ हैं। इसको अगर देख, शायनी घोष भी उधर उनको भी एक्सेप्ट करा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो भी शायद इस तरफ आ जाए। हाँ, गुड एग्जांपल, ग्रेट एग्जांपल। तो शायनी घोष जो है वो तो मतलब किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। जो शिवलिंग पे ऐसे भद्दे वो कमेंट्स कर सकती है, वो किस तरह से एक्सेप्टेबल होगी? वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। कोई हर चीज की माफी होती है, इस चीज की माफी नहीं हो सकती। आप करप्ट हो, आपने मर्डर्स करवाए हैं, पता नहीं क्या करवाया, जो भी करवाया, लेकिन आप धर्म पे ऐसे डायरेक्ट आघात कर रहे हो और बोल रहे हो कि नहीं 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 वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट था, मैंने नहीं किया था वगैरह, उससे कोई पसीजने वाला नहीं है। और यहाँ पे लोग बहुत शुभ हैं, क्योंकि इसके जो पिता हैं शायनी घोष के, मैं थोड़ा सा हट रहा हूँ टॉपिक से लेकिन इसी के साथ कनेक्टेड है। शायनी घोष के पिता जो हैं वो रियल एस्टेट के डीलर हैं, मतलब वो सिंडिकेट मेंबर हैं, उनके सताए भी बहुत लोग हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे व्यक्ति वो बीजेपी का जो वॉशिंग मशीन सिस्टम है उसमें वॉश नहीं होने वाला है, और ये भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को पता है। तो भाजपा शायद महुआ मोइत्रा को आने ना दे, कितना भी वो प्रेस कर ले, तारीफ कर ले। तो ये जो है अपने आप को यूजफुल बनाने के अलग अलग तरीके हैं। कांग्रेस भी अपना खेल खेलेगी ना, ऐसा तो नहीं है कि आ जाओ, वैसा नहीं होएगा। तो उनको ही पहल करना पड़ेगा और चैनल्स बनाने पड़ेंगे वगैरह वगैरह, ये सब होएगा। एक चीज और याद रखना पड़ेगा, महुआ मोइत्रा का एक और यूटिलिटी है जो शायद भाजपा या और कांग्रेस दोनों के लिए अट्रैक्टिव हो। कहा जाता है, इसकी मैं कोई पुष्टि नहीं कर सकता, कि जितना भी इनका पैसा जो है गलत तरीके से उपाय किए गए पैसे जो हैं बाहर भेजने में, उसको इन्वेस्ट करने में, उसको सिक्योर रखने में इनका हाथ था, क्योंकि ये पेशे से इन्वेस्टमेंट बैंकर रही हैं। शी इज अ BBA फ्रॉम द US, उसके बाद गोल्डमैन सैक्स में काम किया था इन्होंने। गोल्डमैन सैक्स से मॉर्गन स्टैनली, मुझे भी याद नहीं आ रहा, उन दोनों में से एक फर्म में काम किया था, और उनको सारे हथकंडे पता है जिससे इंटरनेशनली पैसों को मूव किया जा सकता है, लेयर किया जा सकता है, सिक्योर किया जा सकता है। शामिक, मैं आपने पैसे पे बोला तो मैं एक छोटा सवाल पैसे पे करना चाहता हूं। वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, और वो ये है कि एक तरफ तो अभिषेक बैनर्जी पे कह रहे हैं कि भैया जो उसके पैलेसेस हैं अगर प्रूव हो गए तो गरीबों के लिए घर बना देना चाहिए। वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या वो लीगल एक्शन होता है वो देखने की बात है, बट जस्ट फ्लैगिंग इट। बट जो लीगल हो चुका है वो है बैंक अकाउंट्स TMC के लेके, जिसमें बेशुमार पैसा है। वो बेशुमार पैसा जो पार्टी फंड्स है, अब वो किसको बिलोंग करेगा, इसको लेके कहा जा रहा है वो अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं जिस बैंक में थे कि भैया। अनुपात में अगर देखूं, जिस पैसे की मैं बात कर रहा हूं ना वो 10,000 करोड़ है। जिस पैसे की आप बात कर रहे हो उसका टोटल अमाउंट है 1050 करोड़ रफली। तो ये ज्यादा है, और इसका 3-4 लोग ही थे जिनको ममता और अभिषेक ट्रस्ट करते थे इसको घुमाने में, उनमें से एक ये है। तो इसको एक्चुअली पता है कि पैसा कहाँ है, इसलिए शी इज नाउ रोमिंग फ्रीली बिकॉज शी इज वैल्यूएबल। उसका अगर सुराग किसी को मिल जाए उसके लिए शायद ये एक्सेप्टेबल हो जाए, बजाय उसके जो शिवलिंग पे ऐसे भद्दे कमेंट करती हैं। आप जो बोल रहे हैं आप, मुझे लग रहा है कंपैरेटिवली अगर मैं एक्सपीरियंस पास्ट से जाऊं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जो आपने देखिए लास्ट में मैंने आपको बोला कि जो आप इस बात को मैं, आप उस पे आइए, मैं इस बात को समाप्त कर दूं। मैं एक बात लोगों ने नहीं ध्यान दिया कि जो विधायक दल है उसको बनवाया है शुभेंदु अधिकारी ने, उसमें कौन जा रहा है नहीं जा रहा है, कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, उसका कहीं उनके साथ वो है कनेक्शन है, तो वहां पे इनको रिहेबिलिट किया जा सकता है। वहां से वो राज्यसभा के मेंबर वहां से भी बन सकती हैं उनके सपोर्ट से।
आपने जो ये और एक्सचेंज में पैसे का सुराग दे दे और इनके गलत कामों का सुराग दे दे। जो आपने एंड में बहुत इंटरेस्टिंग ये बात डाल दी है ना पूरी कॉन्वर्सेशन के इस टॉपिक के एंड में, कि भैया पैसा बाहर गया हुआ है और वो पैसा कौन लेके गया है, किसके पास नॉलेज है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फिर आप एक दिन इनको बीजेपी में भी आता हुआ देख सकते हैं। आजकल इट इज डेफिनेट, मैं तो इसको होता है कि नथिंग इज आउटसाइड द रेम्स ऑफ पॉसिबिलिटी, पर आपने जो बोला है उसके बाद तो ये प्लॉजिबिलिटी और लाइकलीहुड की तरफ भी बढ़ सकता है। पर देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में। अब मैं थोड़ा पाकिस्तान पे आना चाहता हूँ, वेस्ट बंगाल से बाहर निकलते हुए। अब ये जो डेस्परेशन की धमकी है, नहीं ये डालना, हाँ, जो ये डेस्परेशन वाली धमकी है, धमकी क्या है? द मोमेंट वी फील आर नेशनल सिक्योरिटी, और पानी हमारी नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है, हम भारत के अगेंस्ट वॉर पे जाएंगे। अब ये हर समय उछल उछल के बोलता रहता है, बट वो उछल के बोलने में एक बात तो सच है कि पानी ने इनको बहुत परेशान किया हुआ है। ये चाइना भी रोते हुए गए थे, जहां पे जब चाइना का जॉइंट स्टेटमेंट आया था तो वो भी बात कर रहा था इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर की। ये रोते हुए हर जगह ह्यूमैनिटेरियन पे भी जा रहे हैं। ये यहाँ पे भी कुछ लोगों से भारत में बुलवा रहे हैं, अरे नहीं किसान तो किसान ही होता है, पानी मत रोको। तो ये पानी वाला स्लो जो प्रेशर है, हलाल स्ट्रैटेजी है, वो तड़प तो बहुत रहे हैं उससे। तो आपका क्या इस तरह एनालिसिस चल रहा है इस पे कि, और भारत ने तो साफ कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हम सस्पेंडेड रखेंगे, तो वो तो सबको बताइए भारत की पोजीशन बहुत देर से कांस्टेंट। आंकड़े देता हूं आपको, मैं कुछ आंकड़े देता हूं। इंडस वाटर ट्रीटी जो है, इसके तहत जो 6 रिवर्स का सिस्टम है, इंडस, रावी, ब्यास, झेलम, सतलज, चिनाब, ठीक है, तो ये जो सिस्टम है, इसमें टोटल पानी का जो बहाव है, इसको मिलियन फीट एकड़ एक वॉल्यूम का मेजर है, तो मिलियन फीट एकड़ में नापा जाता है। तो टोटल है 168 मिलियन फीट एकड़, 168 MFA। तो इसमें जो वंटन हुआ था वो ये है कि भारतवर्ष को 11.8 MFA मिलेगा, और पाकिस्तान को नेहरू ने 157 MFA दे दिया, 157 वर्सेस 11.8। ओके, तो पाकिस्तान को लगभग, अगर ये भी कहा गया कि ईस्टर्न रिवर्स भारत के हैं, वेस्टर्न रिवर्स गलत है, एक्चुअल जो पानी का बहाव है उसके बेसिस पे ये वंटन किया गया। तो ये तो हर तरह से अनैतिक है और इनकरेक्ट है ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि अगर पॉपुलेशन का भी डिविजन देखें, कृषि का भी डिविजन देखें, तो भी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनता है। ये बात सिर्फ अपर राइपेरियन रिवर, अपर राइपेरियन देश और लोअर राइपेरियन देश की बात नहीं है, ये इक्विटेबिलिटी की भी बात भी है। एक तरफ से आप खून बहाओगे, दूसरी तरफ से आप एक्सपेक्ट करोगे कि 90% पानी आप इस्तेमाल करोगे, तो ये हो नहीं सकता। दूसरा तथ्य मैं देता हूं, पाकिस्तान का जो रन ऑफ है, यानी कि इवेपोरेशन से और समुद्र में जो बह जाता है पानी, हर साल का 35 MFA है, 35 MFA। यानी आप भारत से 157 MFA खींच रहे हो, उसके ऊपर 35 MFA गंवा भी रहे हो। अगर भारतवर्ष ने ये 157 पूरा भी रोक लिया, तो भी आपका ये 35 तो आप ही जाया कर रहे हो ना। आपने ही तो पॉन्डेज नहीं बनाया, आपने रिजर्वॉयर्स नहीं बनाए, आपने एक्विफर्स चार्ज नहीं किया, आपने बांध नहीं बनाए, वो तो भारत की गलती नहीं है। अच्छा, अब भारत क्या कह रही है? भारत कह रही है कि जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हम करना चाहते हैं, एक वो चिनाब और ब्यास का वो लिंक कैनाल प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, और हम कुछ 6 नए डैम्स बनाने की बात कर रहे हैं। ओके, मेरे पास कहीं पे लिखा हुआ होगा वो, मैं कमेंट में बाद में डाल दूंगा। इन 6 डैम्स में हमारे पास 5.1 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकता है, एंड हमारे कृषि को, जो आप देखें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान का जो पूर्वी भाग है, ये एक्चुअली वाटर डेफिसिट एरिया है। दिल्ली भी वाटर डेफिसिट एरिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 36 MFA इन प्रकरणों से लाने की बात हो रही है, केवल 36 MFA। पाकिस्तान को 157 दे रहे थे, 157 को काट के हमने अगर 36 ले लिया, उनके पास 35 तो वैसे ही वो लोग रन ऑफ कर रहे हैं ना, उसको बचाओ। तो एक तरह से भारत जो कर रही है वो बहुत खराब नहीं है। पाकिस्तानी तंत्र अगर अक्षम है, अपना ही पानी खुद ठीक से इस्तेमाल ना कर पाए और बचा ना पाए, आए दिन उनके यहाँ पे बाढ़ आते हैं या फिर सूखा पड़ता है।
हम लोग रेगुलर हाइड्रोलॉजिकल डेटा देते रहे हैं, तब भी उनके यहाँ बाढ़ आती थी, तब भी उनके यहाँ पे सूखा पड़ता था। ठीक है, मीरपुर से झेलम नदी निकलती है, शतद्रु, ठीक है, और मीरपुर के जो लोग हैं वो ट्यूबवेल गाड़ गाड़ के पानी निकालते हैं, लेकिन पानी जो है वो कहां जाता है? पंजाब को दे दिया जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर ही इतने सारे इनके हिपोक्रेसीज और इनके इतने सारे बेवकूफियां हैं, उसका खामियाजा क्या भारतवर्ष भरेगी? नहीं भरे। अब आते हैं इस मुद्दे पे कि ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि युद्ध हो जाएगा। देखें, अगर हम एक मोटे मोटे तौर पे देखें, कोई भी देश अगर आपका पानी रोक दे तो आप युद्ध कह सकते हो कि ये युद्ध की स्थिति है, लेकिन वो तो नहीं किया जा रहा है। एक्चुअली तो वो नहीं है ना बात, जो कहा जा रहा है वो बहुत लॉजिकल है। सेकेंडली, इन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ सेटलमेंट जो हेग में है नेदरलैंड्स में, वहां पे जाके पेशकश करी। हेग ने कुछ एक ऑब्जर्वेशंस पास किया। अब मैं बता दूं कि दुनिया में 5 ऐसे राष्ट्र हैं जो ये इंटरनेशनल कोर्ट को मानती ही नहीं, मान्यता ही नहीं है कोई। नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 रशिया, नंबर 4 इंडिया और इजराइल। ये दुनिया के सबसे बड़े सामरिक शक्तियां हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे, ये फैक्ट है, फैक्ट ऑफ लाइफ यही है। वो बात कहते हैं ना, क्या उखाड़ लोगे, तो वो क्या उखाड़ लोगे पे अगर हम आ गए तो किसी चीज का कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान बातचीत तो करती नहीं है, ना ही वो टेररिज्म खत्म कर रही है। इनफैक्ट हमस के लोग पाकिस्तान में बैठ के नया प्रशिक्षण दे रहे हैं। कहा जाता है कि 2 लाख नए मुजाहिद तैयार किए गए हैं, जिनमें से 80,000 औरतें हैं जो शरीर पे बम बांध के फुटने को तैयार हैं। ठीक है, उस तरफ आप यूक्रेन से अत्याधुनिक ड्रोन्स मंगा रहे हो, नए ड्रोन चालन की टुकड़ियां बना रहे हो। ये सब किस लिए है? ये सब इसीलिए है कि भारतवर्ष पे या तो यूएस डीप स्टेट या चाइनीज डीप स्टेट के उकसाने पे आप कुछ कर दो, कुछ कार्यवाही कर दो। उनको पता है कि वो ठुकने वाले हैं, प्रत्युत्तर में वो ठुकेंगे, लेकिन यही उनका यूटिलिटी है। उनका एक देश के तरह वजूद जो है ना, वो इसी सेलियंस पे, इसी डिफरेंस पे आधारित है कि हम भारत नहीं हैं, हम भारत के विरुद्ध हैं, और हम आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। आप भारत को ठोकना चाहते हो, हमें बोलो, हम ठोक के देंगे। तो ये पूरी चीज को इन 2 संदर्भों में देखना पड़ेगा कि जो ये कह रहे हैं वो लॉजिकल तो है नहीं, लेकिन एक मुद्दा है जिसको ये लोग बहुत शातिर हैं सोशल मीडिया को यूज करने में और फिर जाके उंगली करने में। वो जो यूरोप के महान दार्शनिक देश हैं, जो मतलब उनका तो वो दूध गिरता रहता है आंखों से टपक टपक के, मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, तो उनको जाके ये अपनी पेशकश करते तो वो तो पसीज जाते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि ये कुछ कर नहीं सकते, करने में अक्षम हैं। और अगर इस बार युद्ध हुआ तो जिस प्रकार की तैयारी इन्होंने करी है, उससे कहीं भीषण तैयारी भारतवर्ष में हुई है। ये ज्यादातर लोग हम बहुत चुपचाप कर रहे हैं इस चीज को, लेकिन बहुत भीषण तैयारी हुई है। शामिक 2 पहलुओं पे मैं आना चाहूंगा। इसके अंदर 2 सेपरेट पहलू हैं। पहला पहलू आपने जो मीरपुर का नाम दिया, उस पे मैं आऊंगा बाद में कि पीओके में जो चल रहा है वो क्या भारत की तैयारी का हिस्सा है, जो वहां पे पूरा रेवोल्यूशन चल रहा है, आजादी की एक तरह से लड़ाई शुरू हो गई है। पर उससे पहले मैं आना चाहता हूं, जो आपके कमेंट्स में आप कह रहे थे कि पाकिस्तान की औकात नहीं है, आपको पता है, मुझे पता है। इनफैक्ट कई लोग पूछते हैं हम पाकिस्तान डिस्कस क्यों करते हैं, कि उसकी औकात तो कुछ है नहीं है। जो आप बात बोल रहे हैं कि कई देश, चाइना, जय अमेरिका, उकसाना चाहते हैं पाकिस्तान, बहुत सारे ये सब मिले हुए हैं, उकसाना चाहते हैं पाकिस्तान को। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमिक जर्नी है, जो ग्रोथ जर्नी है, उसको थोड़ा सा रोक के दे वांट टू टेक इट इनटू अ वॉर जर्नी। और वॉर किसी भी देश के लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं होती है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को अगर हम लेने की बात करें, स्पेशली छोटे देश से लड़ रहे हैं, अब चाइना से नहीं लड़ रहे कि नेबरहुड में दोनों का ही इकोनॉमिक ग्रोथ रुकेगा, दोनों पे ही प्रेशर आएगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये आउटसाइड द रेम्स ऑफ पॉसिबिलिटी नहीं है कि चाइना कुछ अटैक करे, पाकिस्तान कुछ अटैक करे भारत पे। तो हाउ सीरियसली डू यू व्यू दिस फ्रॉम अ जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव कि ये बार बार बोल के टेरर अटैक स्मॉल स्केल के भारत जवाबी कार्रवाई करे, एंड देन डू यू बिलीव भारत को करनी पड़ेगी, करनी जरूरी है, या हमें स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट रखना है, या गो एंड डिस्ट्रॉय एंड फिनिश इट फॉर वंस एंड ऑल? आई एम जस्ट आस्किंग योर व्यूज ऑन दिस। देखिए, 2 स्ट्रेटेजिक इक्वेशंस हैं जो हमें अपने सामने रखना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिक इक्वेशन नंबर 1 जो पाकिस्तान को यूज करते हैं यूएस डीप स्टेट, चाइनीज डीप स्टेट, और अभी ये तुर्की का नया चला है।
वो एक हमारे ऊपर एक क्या बोलते हैं, इट्स अ पुल अगेंस्ट इंडिया। एक और पुल जो इससे भी बड़ा है वो ईस्ट में क्रिएट करने की कोशिश करी गई थी, जो अभी भी चल रहा है। म्यांमार, हमारे 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ओके, इनको मिला के, और बांग्लादेश में चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स, एक नए जुडियो क्रिश्चियन स्टेट को कार्व आउट करने की मंशा थी अमेरिकी तंत्र की, ठीक है। लेकिन उसमें क्या हुआ, वैसे तो चाइना बांग्लादेश और पाकिस्तान को इस्तेमाल के भारत को पिन करती रहती है, लेकिन इस चीज में टैक्टिकली द एनिमी इज अमेरिका। तो इन्होंने दोनों तरफ से करके ना वो चाइना वाला जो वो है उसको छेड़ दिया, और चाइना को पाकिस्तान से कहीं हद, किसी एक हद तक अमेरिका ने चाइना को ट्रैप कर दिया, क्योंकि बालोच जो सपोर्ट है ना वो अमेरिका से मिल रहा है। अब ये क्लियर है, इट इज CIA विच इज बिहाइंड द बलोचीज, इट्स नॉट इंडिया। चाइनीज कंपनी बलूचिस्तान छोड़ के जाती है और बोलती है सेफ नहीं है, तो ये तो सेफ नहीं है, गेम थी ना, और ये अनसेफ बनाया यूएस ने। तो यूएस ने वहां पे भी उनको किया, और बांग्लादेश, म्यांमार में भी किया। तो चाइनीज जो है इस वक्त टैक्टिकली इंडिया के साथ इकट्ठे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन पैरेलली काम कर रहे हैं विद द सेम टारगेट। ऑलराइट, दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। सो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। इसमें चाइना को ट्रस्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये सिर्फ अलाइनमेंट ऑफ गोल्स है और कुछ नहीं है। पुतिन साहब ने कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट, कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट, यस, कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट। पुतिन साहब ने उन्होंने एक पहल करी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो आपके बीच जो इशू है वो सिर्फ बॉर्डर का है, एक बार में बैठ के सेटल करवा देते हैं, ठीक है, और काउंटर गारंटीज कर देते हैं एक दूसरे को। लेट्स मूव टुवर्ड्स अ कॉमन करेंसी, नया करेंसी की जो बात है, गोल्ड बैक डिजिटल करेंसी, एंड लेट्स फिनिश दिस एंड लेट्स टेक ओवर। तो वो उन्होंने पहल करी है। ब्रिक्स में अभी जो ये NSS का मीट हो रहा है, जिसमें चाइना से वांग ही आए, उनके फॉरेन मिनिस्टर, और बाकी सारे देश से लोग आए हैं, UAE ईरान के लोग भी आए हैं, लेकिन हम उसमें देख रहे कुछ हो नहीं रहा है। वो मैं क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए कि पुतिन साहब ने पहल तो करी है पर वो आगे नहीं जा रहा है। तो अभी भी ट्रस्ट डेफिसिट बहुत स्ट्रांग है इंडिया और चाइना के बीच में। जिस दिन इंडिया और चाइना का ट्रस्ट डेफिसिट कम हो गया, USA इज फिनिश्ड इन दिस रीजन। तो ये ट्रंप जो गए थे शंघाई, बीजिंग, और शी जिनपिंग से मिलके आए थे, उसका एक ये था कि वही ट्रस्ट डेफिसिट को थोड़ा सा और हवा देके आए। उनको चाइना से टक्कर वक्कर कुछ नहीं लेना है, ना ही वो समक्ष है, वो अभी समर्थ हैं इस वक्त, नहीं कर सकते वो। तो इसीलिए USA जो है इट्स अ पावर इन विथड्रॉल। ये लोग क्या कर रहे हैं, वो मिडिल ईस्ट से हट रहे हैं, वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर पोजीशन से हट रहे हैं। ताइवान को ऑलमोस्ट अबैंडन कर दिया, हथियार थोड़े सप्लाई कर दिए लेकिन ऑलमोस्ट अबैंडन कर दिया। सो जापान एंड साउथ कोरिया आर नाउ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट ताइवान। वो दूसरा ही एक चीज वहां पे चालू हो गया। तो इस सब के चलते ये जो खींचातानी चल रही है, एंड यू कंबाइन दैट विद द फैक्ट दैट इस वक्त चाइना की जो अर्थव्यवस्था है वो थोड़ा सा डामाडोल है, क्योंकि उनके यहां रफली 40 to 45% ऑफ द GDP इज अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर। बैंक्रप्सीज बहुत हाई हैं, बहुत सारे उद्योग बंद हो चुके हैं, और बहुत सारे बैंक्स मतलब उनका दिवालिया निकलने के कगार पे हैं ये। तो इस वक्त चाइना क्या युद्ध कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि युद्ध की क्षमता उनकी बहुत है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इज इनॉर्मस। लेकिन इस वक्त युद्ध, राइट नाउ युद्ध करने का फायदा बहुत ज्यादा नहीं दिखता है। बोथ चाइना एंड इंडिया नो दैट वी हैव गॉट ईच अदर्स बेसेस एंड एवरी एक्सेस रूट zoned in with massive missile batteries. भारतवर्ष के पास अभी, भारतवर्ष शायद दुनिया का नंबर 2 मिसाइल पावर है। लोग कहते हैं चाइना के पास 13,000 मिसाइल्स हैं। मैं आपको बता, 13,000 लैंड अटैक मिसाइल्स हैं। भारतवर्ष के पास 8,000 है। 13,000 क्या भारतवर्ष के खिलाफ डिप्लॉय करेगी? और ये तो नहीं कि 8,000 पे हम रुके हुए हैं, हर महीने और भी ऐड किए जा रहे हैं। आप क्षमता देखिए। तो इस वक्त ये वो एक भीषण युद्ध की स्थिति थोड़ा सा मुझे लगता नहीं है कि वो हो सकता है। वो चाइना पाकिस्तान को ही यूज करेगा। फिर से अगर युद्ध हुआ तो वो अपने सैटेलाइट्स पाकिस्तान को देगा, ठीक है। 6 पाकिस्तानी सैटेलाइट्स लॉन्च हुए, मिलिट्री सैटेलाइट्स। उसमें से बाय द वे एक स्पेसएक्स ने लॉन्च किया था, जो पहला पाकिस्तानी मिलिट्री सैटेलाइट था, इन जनवरी 2025। उसके बाद 5 और हुए जो चाइनीज हैं। दे चाइना बिल्ट एंड चाइना लॉन्च, बट पाकिस्तान को दिया हुआ है। इसमें एक बात जोड़ो कि जो आपने बोला सैटेलाइट वाला पॉइंट बहुत वाइटल पॉइंट है, कि चाइना ने एक तरह से इस स्ट्रेटेजी की ऑफ यूजिंग अ नेशन
बीटा टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, जिस मर्जी तरह से ले लो, वो करी है ईरान के अंदर, सैटेलाइट, लॉजिस्टिक, बहुत इफेक्टिव हुआ है ना। बहुत और वही effective अगर नहीं, मैं जोड़ना चाह रहा हूँ इसको पाकिस्तान से, तो वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर देम इन ईरान, दे कुड यूज अगेंस्ट इंडिया। पर मेरा इसमें मानना है कि अगर इंडिया नहीं, एक मिनट, इसमें गलती है। जो सैटेलाइट्स ईरान ने यूज किए वो चाइनीज नहीं थे, दे वर रशियन। They were using Russian satellites and Russian S-400 systems. That's why उनका वो kill chain बन गया। उस kill chain से इन्होंने F-35s भी मारे और F-18s भी मारे, भर के मारे। 50 aircraft were lost by the Americans in the skies above Iran. 50. 3 तो पहले दिन ही आके इनको बोलना पड़ गया, 3 हमारे एक्सीडेंटली आपस में उड़ गए। हाँ, एक्सीडेंटली, फ्रेंडली फायर में मारे गए। Kuwait is the most frightening power in the world, which can shoot down, planes at the push of a button. Sorry, ऐसा नहीं था। नहीं, चाइना ने, एक मिनट, चाइना ने ईरान को मिसाइल्स एंड रॉकेट फ्यूल सप्लाई किया है। उन्होंने बाकी और भी जो ड्रोन के वो कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो सप्लाई किया है। रशिया इज द वन विच इज सप्लाइंग द AAD शील्ड एंड द सैटेलाइट्स। तो वहां पे उनका वो नहीं था। पाकिस्तान को चाइना ने अवश्य 6 सैटेलाइट्स दिए हैं, जो पूरा का पूरा LEO है इंडिया के ऊपर। मैं यही इस पे आना चाहता हूँ कि चाइना ने एक तरह से टेस्टिंग करी ईरान के अंदर विद पावर लाइक US ऑल्सो, जो उनके हिसाब से वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन गया है। अब यही चीज वो अगर पाकिस्तान में इंडिया के अगेंस्ट करते हैं, नहीं, कौन सा? मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, वो चाइनीज इक्विपमेंट नहीं था, वो रशियन था। नहीं, you are saying the satellite part was Russian. I am saying satellite part and the AAD shield was also Russian. Chinese have been giving other things to them. यही, अरे भाई, I'm not saying कि वो exact carbon copy करेंगे, but वो जो strategy of using a secondary nation to fight a primary war, they'll do it. They'll do it. यही तो मैं उस पे आ रहा हूँ। तो उसके अंदर ये जो है, तो पाकिस्तान का, और पाकिस्तान अगर आप डिफरेंटली लें, टेस्ट केस बहुत देर से बनाई जा रहा है कि ह्यूमैनिटेरियनली हमारा पानी रोका हुआ है, ह्यूमैनिटेरियनली हमारा पानी रोका हुआ है। सो वो लेजिटिमेसी के चक्कर में बार बार जाके यूरोप में बोल रहा हमारा पानी रोका हुआ है। हाउ वो अटैक करने का एक जरिया बना रहे हैं। वो एक यूक्रेन वर्सेस रशिया स्थिति पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बनाना चाहते हैं, पर ये ट्रांसपेरेंट, हमको पता है। इसीलिए भारतवर्ष ने रिस्ट्रेंट रखा हुआ है, ओके, so that when it comes to it, वो रशिया की तरह it will not pussyfoot around, ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारा ही DNA है, जो पुतिन साहब ने कहा था यूक्रेनियंस के बारे में, हम अगर अटैक करेंगे तो खत्म कर देंगे। That's very clear, that's our strategy, destroy them within 2 to 3 days, finish them off। दूसरी बात मैं बता दूं, जो सैटेलाइट्स और टेक्नोलॉजी चाइना सप्लाई करेगी पाकिस्तान को, उसकी क्वालिटी वो नहीं है जो रशिया ने जो किल चेन बना के ईरान को दिया था। तो इफेक्टिव कितना होगा उस पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। ये नहीं कह रहा हूं कि सप्लाई नहीं करेगी, अवश्य सप्लाई करेगी। अच्छा, एक चीज और कहूं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ये इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और सैटेलाइट इंफॉर्मेशन कौन दे रहा था? चाइना ही दे रही थी ना, और US भी दे रहा था। ये दोनों देश दे रहे थे अपने अपने अलग अलग उद्देश्यों से, लेकिन दे रहे थे। और टर्की जो है इस वक्त इंडिया पे बहुत खिंचाया हुआ है, तो उसने भर के आए दिन अंकारा से एयरक्राफ्ट आ रहे हैं पाकिस्तान, ओके, वो कहते हैं कि हम इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं, रियलिटी इज दे आर सप्लाइंग वेपन्स। शामिल, मैं थोड़ा आना चाहता हूं इंडिया की स्ट्रेटेजी के ऊपर, क्योंकि ये चाइना, टर्की, हमने अमेरिका, और अगर मैं इसमें बोलूं कि मोदी जी स्ट्रेटेजी ऑन टर्की हैज बीन वेरी वेरी गुड। चाहे वो साइप्रस हो, चाहे वो ग्रीस हो, जो वहां पे हम अपने आर्मामेंट्स भेज रहे हैं, टर्की को भी अच्छी तरह, हम पहली बार शायद मेरे ख्याल से भारत की स्ट्रेटेजी में किसी देश को इनसर्कल करके एक प्रेशर टैक्टिक डाल रहे हैं। बट मैं आना चाहता हूँ भारत के रिस्पॉन्स पे, और 2 पहलुओं पे। पहला, POK के अंदर जो चल रहा है, आप उसको किस नजर से देखते हैं, तो प्लीज कवर दैट। एंड द सेकेंड एस्पेक्ट विच इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, वो ये है कि इस पूरी इंटरनेशनल सिचुएशन के अंदर जिस तरह पाकिस्तान का ये बार बार ह्यूमैनिटेरियन केस बन रहा है, जियो स्ट्रेटेजिक केस बन रहा है, डू यू थिंक भारत शुड डू एन इजराइल प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स, या आपको लगता है कि नहीं, प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स की जरूरत नहीं है? इन दोनों को कवर कीजिए। प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स की दिशा में नहीं जाएंगे, क्योंकि भारतवर्ष का प्रोपेगेंडा मशीनरी बहुत वीक है, एंड वी नो इट। आवर प्रोपेगेंडा मशीनरी इज नॉट स्ट्रांग इनफ टू जस्टिफाई एंड बिल्ड। प्रोपेगेंडा मशीनरी तो है ही नहीं, इंफॉर्मेशन मशीनरी भी तो हमने केस ही बिल्ड नहीं किया, तो हम कहां से प्रिवेंटिव स्ट्राइक करेंगे? सो वी विल फर्स्ट हैव टू स्टेक आउट अ पोजीशन। हमने बोला क्या है? हमने बोला है कि हमारी पॉलिसी ये है कि कोई भी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, तो उसी स्थिति में हम जा पाएंगे।
अच्छा, तो मेरे ख्याल से वो हम करने वाले नहीं है। वी विल बी वेट एंड वॉच एंड सी काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी। और एक चीज याद रखना पड़ेगा हमें कि अगर वॉर होता है पाकिस्तान जैसे देश को, वो एकदम राइट ओवर तो नहीं है, राइट ऑफ नहीं है, वो उसको सबड्यू करने में खर्चा करना पड़ेगा। सबड्यू हम कर लेंगे, लेकिन कम से कम भारतवर्ष का 40-50 बिलियन डॉलर तो फूंक जाएगा। वो हमारे फॉरेक्स रिजर्व से ही उसका इफेक्ट होएगा अल्टीमेटली। ऑल्दो अब हम जो है 65% अस्त्र हम खुद बना रहे हैं, और जो अस्त्र एक्चुअली यूज किए जाएंगे ऐसे स्ट्राइक में, वो अधिकतर वो 90% इंडिया में ही बनते हैं। रैम्पेज और क्या बोलते हैं, माइका मिसाइल ज्यादा यूज नहीं होंगे, ब्रह्मोस ज्यादा यूज होंगे, अग्नि ज्यादा यूज होंगे, ठीक है, एलआर सैम्स वगैरह ये सब यूज किया जाएगा। तो वो तो हम खुद ही बनाते हैं, खुद ही हम खर्च करेंगे, तो रूपी में होगा तो खास फर्क पड़ेगा नहीं। एंड ऑल ऑफ दिस हैज बीन बजटेड। भारतवर्ष इस वक्त अपने बजट का 14.57% डिफेंस पे खर्चता है, जो सबसे बड़ा बजट का प्रतिशत है, और ये पहली बार ऐसा हुआ है। ऑलमोस्ट एट अबाउट $100 बिलियन, अगले साल और बढ़ने वाला है। तो ये सब युद्ध की तैयारी ही है। 2 साल पहले हमारे आर्मी के पास टोटल 500 ड्रोन थे, आज 50,000 ड्रोन हैं, 50,000, और वो हर महीने उसमें उसका इजाफा हो रहा है। फिर हमारे 2 बजट्स होते हैं, एक कैपिटल बजट, एक रेवेन्यू बजट। कैपिटल बजट में हम बड़े बड़े ये सिस्टम्स, टैंक्स, हथियार, आर्टिलरी वगैरह, प्लेन्स, ये सब खरीदते हैं, युद्ध के जहाज। लेकिन रेवेन्यू बजट में एक हमने तब्दीली ये करी है कि जो वाइस चीफ होता है हर एक फोर्स का, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, द वाइस चीफ ऑल्सो हैपेंस टू बी हैव सर्टेन पावर्स ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ इमरजेंसी आइटम्स। उसको इमरजेंसी आइटम बोलते हैं, बट रियलिटी में उस हेड के नीचे इन सबको 2-2 हजार करोड़ रुपए दे दिए गए हैं। 2,000 करोड़ रुपए कम नहीं होता है। तो उससे भी हम ड्रोन्स खरीद रहे हैं, और तरह तरह के जो छोटे बहुत इफेक्टिव हथियार है उसको खरीदा जा रहा है, जिसके लिए हमें डीएसी के थ्रू जाने की आवश्यकता नहीं है, जो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बाइजेंटाइन हमने प्रोसेस बना के रखा है। तो ये सारी तब्दीलियां करी गई हैं। उससे क्या है कि सडनली जो मेरे ख्याल से ये क्या बोलते हैं उसको, जो फोर्स मल्टीप्लायर इफेक्ट है ना, उन सारे हथियारों को, उन सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को, उन सेंसर्स को, वो बहुत एक्वायर किया गया है। उससे हमारी मारक क्षमता जो है वो काफी प्रिसाइज और बहुत घातक हो चुकी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान वो कोशिश अवश्य करेगी, चाइना मदद करेगी, किल चेन बनाएगी, उसका इफेक्टिवनेस उतना ही होगा, उससे थोड़ा 19-20 होगा ऑपरेशन सिंदूर के कंपैरिजन में। पाकिस्तान के पास यूक्रेनियन ड्रोन्स हैं, उनके पास 2 लाख मुजाहिद हैं, लेकिन ये लोग काम पे भी नहीं आ पाएंगे, उससे पहले ही समाप्त कर दिया जाएगा। इशू है न्यूक्लियर एस्केलेशन का, उसका हमें उसके लिए प्लानिंग है, देखते हैं उसका क्या होता है, उसका क्या किया जाएगा। हाँ, पीओके पे आप पूछ रहे थे। मैं एग्जैक्टली 1 सेकंड। हाँ, पीओके पे मैं आता हूँ। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट आई वांट यू टू कवर पीओके अ लिटिल बिट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे एक टॉपिक और करना था, बट के भारत की एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि अफगानिस्तान ने सडनली एयर स्ट्राइक कैसे किया पाकिस्तान के अंदर, इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज कहा जा रहा था कि अफगानिस्तान के पास ना ड्रोन्स हैं, ना हेलीकॉप्टर्स हैं, ना एयरप्लेन है। भारत अफगानिस्तान की जो प्लेन्स भेज, जैसे आपने टर्की जो बार बार प्लेन भेज रहा है पाकिस्तान, भारत भी बार बार एयरप्लेन भेज रहा है अफगानिस्तान, वो एक सेपरेट टॉपिक है, किसी दिन करेंगे डिस्कस। अफगानिस्तान के पास अभी ट्रेन्ड ड्रोन ऑपरेटर्स हैं, और बहुत अच्छे तरह के, अच्छे क्वालिटी के ड्रोन्स हैं जो टेस्ट किए जा रहे हैं। ये टेस्ट है, टेस्टिंग तो करना ही पड़ता है ना। ये आई जस्ट वांटेड टू फ्लैग दिस फॉर ऑडियंसेस के भैया भारत भी बहुत स्ट्रेटजीज कर रहा है, जो टर्की को इनसर्कल कर रहा है, अफगानिस्तान जो पाकिस्तान के लिए एक टाइम पे ड्रीम ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ, बिरादर मुल्क, हम तो भैया अपनी वेपनरी अफगानिस्तान से यूज करेंगे, वही अफगानिस्तान ठोक रहा है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान अफगानिस्तान में एक लो की एब्सोल्यूट वॉर चल रही है। बट तो आप लोग ये समझ लें, मोटे मोटे तौर पे मैं एक बता देता हूं, बलूचिस्तान इज बीइंग सपोर्टेड बाय द यूएस हैज दैट ब्लड मैप आइडिया, बलूचिस्तान का अलग स्टेट बनाएंगे, और भारतवर्ष जो है अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रही है। अफगानिस्तान और तालिबान पाकिस्तान को वही कर रही है जो बलोच पाकिस्तान को कर रही है। तो वही 2 तरफ से ये हो रहा है, ठीक है। बीच में से चाइना जो है वो क्रश हो गया। One day, maybe in this week, let's do Balochistan, Afghanistan separately, क्योंकि बहुत important। Let's do that। मैं एक कमेंट ईरान यूएस पे करना चाह रहा था। नहीं, अब बहुत लंबा हो जाएगा, तो वो सेपरेट कर। नहीं, लंबा नहीं, एक छोटा कमेंट दे देता हूँ। ये मेरा एक, मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ये जो संधि नहीं होगी,
नहीं हुआ ना। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, बाय द वे, सो कॉल्ड ओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हैज नॉट हैपेंड, फॉरगेट द डिक्लेरेशंस। वो प्रोसेस इन्होंने इतना कंबरसन बना के रखा हुआ है ना। पीजीएसए बोल के एक अथॉरिटी है, पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी, पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी, वो हॉर्मुज का स्ट्रेट कंट्रोल करती है, वो डॉक्यूमेंटेशन देती है, 48 घंटे लगाती है देने में, और देती नहीं है, और जो देती है वो इनकम्प्लीट होता है, इंश्योरेंस नहीं मिलता है, तो जहाज मूव नहीं कर रहे हैं। स्थिति और भी कॉम्प्लिकेटेड बन चुका है, और लोग कह रहे हैं, मैं तरह तरह की चीजें देखता हूं कि यूएस डॉलर में ईरानियन ऑयल ट्रेड हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ निकल ही नहीं रहा है वहां से, because nobody has swept the mines and nobody has certified that the mines are swept. There is absolutely no control over the Strait of Hormuz right now. नहीं, जो आपकी प्रेडिक्शन एकदम सही निकली है, और फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी हमें करनी है। तो मुझे लगता है, क्योंकि आज वी हैव कवर्ड टॉपिक्स, तो मुझे लग रहा है अब हमें 2 सेपरेट वीडियोस इस वीडियो से निकल गए हैं, जैसे क्योंकि एक हमे करना है बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, और फिर उसी में पीओके भी कर लेंगे, तो वो बिल्कुल, वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो बन जाएगा। तो मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, व्हेनेवर इट्स कन्वीनिएंट, वी विल डू दैट। और एक वीडियो हमें यूएस, ईरान और पूरा रीजन में अब क्या हो रहा है वो करना है। सो वी विल डू बोथ दीज वीडियोस। आई वुड वांट टू डू अफगानिस्तान बलूचिस्तान फर्स्ट, क्योंकि वो मुझे लगता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जेडी वैंस इज फुल ऑफ शिट, ही इज लाइंग टू हिज टीथ। सॉरी, इसका मैं बख्यान मैं लॉजिकली आप लोगों को समझा दूंगा कि क्यों ये मैं कह रहा हूं। तो भैया, अगली वीडियो का थंबनेल आपको शामिक ने यही दे दिया है, जेडी वैंस इज फुल ऑफ शिट। सो वी विल स्टार्ट द वीडियो विद दैट। डन सर, डन। Thank you so much for your time in covering these 2 important issues that we covered today. Thank you so much. सबको नमस्कार, थैंक यू।